मीटिंग की शुरुआत से देखा रहेगा, एक वर्ड हमने यूज़ किया है जो है आइडेंटिटी आई फील ऑफ रिनोवेट इंडिया, कैपेसिटी बिल्डिंग। और इसी से जुड़े हुए कुछ और शब्द है या कॉन्सेप्ट्स है, हैंड होल्डिंग, मेंटरिंग। तो हमें काफ़ी अभी गर्व होता है और शुक्रिया भी अदा करते हैं हम हमारे एनजीओ से कि हमें ये मौका मिला। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सिर्फ मेंटरिंग देते रहे विदाउट रिसीविंग एनी मेंटरिंग? तो मुझे लगता है ये पॉसिबल नहीं है। तो आज हमारे साथ 3 दिग्गज जुड़े हुए हैं जिन्होंने रिनोवेट इंडिया को के मेंटर का रोल प्ले किया है और वो हमारे साथ है आज। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले ऐसे दिग्गज का जो कंप्लीटली डिजिटल एजुकेशन और ग्रास रूट्स का जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, स्टूडेंट्स है, यूथ है, उन तक ये पहुंचाने का कई सालों पहले, मतलब हम शायद स्कूल में होंगे उससे पहले, मैं स्टूडेंट ऑफ सोशल वर्क था निर्मला निकेतन पे, तभी मैंने सर को फील्ड पे देखा था। और उनका वो कमिटमेंट, यकीन कीजिए आप उनके साथ 2 मिनट बिताइए, वो आप पे रब ऑन करेगा। ऐसे लेजेंडरी स्पीकर को जोरदार तालियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रेम यादव सर, CEO ऑफ co-founder ऑफ प्रथम इन्फोटेक, टू प्लीज गिव अस गाइडेंस। थैंक यू सर। आज शनिवार का दिन है और इतनी भारी संख्या में, वो भी जो कि इस तरफ रहने वाले बहुत कम ही होंगे, बहुत दूर से लोग आए हैं। तो सबसे पहले आप सब का ऑलरेडी स्वागत हुआ है, लेकिन इतने कष्ट उठाकर यहाँ तक आने के लिए आपका धन्यवाद। और हम जो बात करने वाले हैं वो कोई नई बात नहीं है। आलोक ने जो बात की, अभी जो आपने फिल्म देखी, ये हम सब की फिल्म है। कभी ना कभी आप सब इससे जुड़े रहे हैं। बार बार एक आलोक और प्रथमेश ने अपने इस जर्नी में बताया कि कुछ ऐसे लोग मिले कि जिससे उनका सफ़र आसान रहा, लेकिन सफ़र कभी भी आसान नहीं रहा है और ना होने वाला है। आजकल हम सबको पता है पैसे की बहुत दिक्कत है। दिक्कत है, आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है हमेशा रहने वाली है जब नहीं था तब हमें, जब मतलब कम पैसे थे तो ऐसे लगता था कि हम सुखी हैं, लेकिन जब थोड़े ज़्यादा पैसे आ गए तो ऐसे लग रहा है, और ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो ऐसे लगता है कि अब दुख दूर हो जाएगा, लेकिन दुख बढ़ते जाता है। ये सबको पता है। लेकिन ये जो जर्नी होती है उसमें सबसे एक चीज़ जो सीखने मिलती है, काम करने का मौका मिलता है। पैसे को अलग रख दे, जब लोग जुड़ते हैं, इतने सारे लोग जब रिनोवेट इंडिया के साथ जुड़े हैं, कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया ही होगा, कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा कि जिस वजह से आप सारे लोग आज यहाँ पर हैं। आजकल शनिवार, और ये दूसरा शनिवार और चौथा शनिवार छुट्टी का दिन होता है ज़्यादातर। जब हमने काम शुरू किया था, मतलब हम 90s, अर्ली 90s में, तो शनिवार रविवार के दिन ही हम ज़्यादा काम करते थे, क्योंकि बस्तियों में जाना, लोगों को मिलना, ये तभी संभव हो पाता था कि लोग, ज़्यादातर इतवार के दिन लोग छुट्टी रहती थी, शाम के समय लोगों के पास जाके काम करते थे। लेकिन आजकल हो गया कि 10 बजे से सुबह से लेकर 6 बजे तक लोग काम करते हैं और शनिवार और इतवार के दिन छुट्टियां लेते हैं। तो इसलिए आप सारे लोग शनिवार वाले दिन पर भी इतने बड़े नंबर में आए, तो आप सबका शुक्रिया। और हम जो यहाँ पर आज, मुझे 4 मुद्दों पे बात करने के लिए आलोक ने और प्रथमेश ने कहा था कि जो ज़्यादातर संस्थाएं काम करती हैं उनको किस तरह से मेंटोरशिप के लिए मदद की जाए, क्योंकि उसमें उनका काफ़ी बड़ा काम है। ज़्यादातर ग्रास रूट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, पता नहीं क्यों हम ग्रास रूट कहते हैं, लेकिन असली काम वही करते हैं। दूर दराज गांव में, छोटे शहर में लोगों तक जो पहुंचने का काम, अभी जो कोविड वाला यहाँ पर किस्सा हमने सुना, कोई कॉन्सेप्चुअलाइज तो करता है, लेकिन असली काम वहाँ होता है जहाँ ज़रूरत है। और आप सारे लोग उसके सबसे बड़े क्या कहेंगे कि
टॉर्च बेरर हो, तो उसमें उनके क्या इनोवेशंस है। तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं, लेकिन असली काम जो वहाँ हो रहा है उसको और कैसे अच्छा किया जा सकता है, उसके बारे में एक थोड़ी बात करने के लिए कही थी। और जो एनजीओ का योगदान कैसे बढ़ सकता है, ये आप सबको पता है, लेकिन थोड़ा इस पे थोड़ा बात करेंगे। और आने वाले भविष्य में, जैसे उन्होंने कहा कि अगले 10 साल में रिनोवेट इंडिया को क्या करना चाहिए, या अगर एक बात निकल के आई कि फाउंडेशन और मजबूत करना है तो क्या कर सकते हैं, किस तरह से उस तरह को देखा जाना चाहिए, क्या काम हाथ में लेना चाहिए। तो अगर एक एक बात करें तो मैं मेरी उदाहरण से मैंने प्रथम में काम शुरू किया। प्रथम के काम की शुरुआत 1993-94 में हुई थी। दो प्रोफेसर्स थे, एक डॉक्टर माधव चौहान और एक फरीदा लांबे। फरीदा लांबे निर्मला निकेतन कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल से रिटायर हुए, और माधव चौहान ये मुंबई यूनिवर्सिटी की UDCT में प्रोफेसर थे। जब ऐसे लोगों का साथ मिलता है तो मेंटोरशिप मिलती जाती है, उनके साथ काम करते रहो। और ये ऐसे लोग थे, आज भी काम करते हैं। जैसे डॉक्टर मीना गलियारा की बात निकली, तो ये जो प्रोफेसर्स होते हैं, ये अलग अलग चीज़ों में प्रयोग करने की उनकी सर्जनशीलता बहुत ज़्यादा होती है। सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि समाज में क्या बदलाव आ रहा है। और वो इस तरह के लोगों का अगर साथ जब मिल जाता है तो मुझे लगता है कि हम समझ सकते हैं कि समाज में जो सामाजिक बदलाव आ रहा है उसको किस तरह से आगे लेके जाने के लिए, मतलब समाज में जो बदलाव आ रहा है उसको समझ के किस तरह से अपने काम को तैयार करना चाहिए, अपने आप को किस तरह से तैयार करना चाहिए। कोई भी अगर संस्था है तो किस तरह से वो अपने काम को एक शेप दे सकती है। चाहे वो अगर उदाहरण के तौर पर अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उनको क्या करने की ज़रूरत है। जैसे कि जब प्रथम की शुरुआत हुई, हम लोग यूनिसेफ के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा था कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, मतलब सारे बच्चों को स्कूल लाना चाहिए। सारे बच्चे स्कूल नहीं, उस समय एनरोल नहीं होते थे, तो सबसे बड़ा काम था कि बच्चों को स्कूल में लेके आए और उसके एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाए। अब इसको कैसे किया जाए, किस तरह से कर सकते हैं। हम जैसे जो कार्यकर्ता थे, बस्तियों में काम करते थे या छोटे मोटे किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, उनको पता नहीं था कि क्या ज़रूरत है। उसका एक स्टडी किया गया। जैसे आलोक ने बताया कि नीड असेसमेंट की ज़रूरत होती है। मुंबई में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जो उस समय के कमिश्नर थे शरद काळे जी, ते म्युनिसिपल कमिशनर होते, त्यांनी पुढाकार घेऊन बऱ्याच लोकांना एकत्र आणलं आणि हिंदी में बोलूँगा तो निखिल जी को भी थोड़ा समझ में आएगा। उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें कॉरपोरेट के लोग थे, NGOs के लोग थे, और एकेडमिक में काम कर एकेडमेटिशियन जिनको कहते हैं उस तरह के लोग थे। और ये तय किया गया कि मुंबई का एक ऐसा सर्वे किया जाए जिससे पता चले कि मुंबई की प्राथमिक स्कूलों की क्या अवस्था है। और वहाँ से प्रथम की उसमें से जो स्टडी आया उससे पता चला कि म्युनिसिपल स्कूल काफ़ी अच्छे हैं। एक पहल ऐसी थी कि उसमें डॉक्टर्स को शामिल किया गया। अब डॉक्टर को क्यों शामिल करना चाहिए, इसको ये तो शिक्षा का विषय है, डॉक्टर इसको क्या सर्वे करके करेंगे, इसमें बहुत सारी बातें हुई। लेकिन डॉक्टर आज भी हमारे समाज में एक प्रोमिनेंट व्यक्ति का मतलब माने जाते हैं, तो वो अगर सर्वे करते हैं तो उस सर्वे से जो डेटा निकल के आएगा उसके ऊपर कुछ किया जा सकता है। तो वो चीज़ें जो ये प्रोफेसर्स थे, डॉक्टर चौहान जी, फरीदा लांबे जी, उनके सोच से निकल के आई, सर्वे हुआ और उससे प्रथम जैसी इतनी बड़ी संस्था का काम की शुरुआत हुई। और हम जैसे लोग, उसमें से काफ़ी सारे लोग आज प्रथम में 8,500 से 10,000 लोग पूर्णवेळ कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। लेकिन शुरुआत हुई कि कहाँ से कहाँ प्रॉब्लम है और किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। और हम जैसे लोगों को जो कभी तो बस्ती में काम करते थे, उनको ये तरीके समझने का मौका मिला। तो मेंटोरशिप की अगर बात करें तो ऐसे लोगों की हमारे जीवन में हमेशा ज़रूरत होती है। आप सभी लोग कभी ना कभी ऐसे लोगों को मिले होंगे कि जिनके द्वारा आपको एक छोटी सी बात अगर वो एडवाइस मिल जाए तो उसको हम आगे लेके काफ़ी आगे तक लेके जा सकते हैं। तो ये ढूंढने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे
संस्था के साथ में हमारे पर्सनल लेवल पे ऐसे कौन लोग हो सकते हैं कि इस हमारे काम में वो उपयोगी हो सकते हैं। दूसरी बात, जो ग्रास रूट इनोवेशन की बात होती है, बहुत सारे जगह पे हम देखते हैं कि गांव में या फिर जो सेमी अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत सालों से छोटे पैमाने पे काम करते हैं और वो चाहते हैं कि काम को बढ़ाया जाए, लेकिन उनकी जो दो दिक्कतें दिखती है, एक तो पैसे कैसे उसमें लाया जाए, उसको बड़ा करने के लिए जो संसाधन चाहिए वो कैसे लाया जाए। दूसरी बात जो समझ में आती है कि अगर इसको बड़ा करना है तो जो यहाँ पर अभी बताया गया कि उसको किस तरह से, अगर बड़ा हो गया तो किस तरह से मैनेज करेंगे। जब हमने काम की शुरुआत की थी प्रथम की, तो एक क्लियर समझ में आता था कि बहुत सारे लोग कहते थे, हमने बालवाड़ी शुरू की थी मुंबई में क्योंकि प्राथमिक एजुकेशन का काम करते थे, बहुत सारे लोग बालवाड़ी चलाते थे, छोटे छोटे, कोई 2 चलाता था, कोई 5 चलाता था। प्रथम ने एक साल में 3,500 बालवाड़ी शुरू की, 3 से 5 महीने में। तालियां बजनी चाहिए, लेकिन तालियां बजनी चाहिए बस्ती के कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि ये जो बालवाड़ियाँ शुरू हुई, ये बस्ती में रहने वाले महिलाओं को हमने एक छोटी सी ट्रेनिंग दी 2 दिन की, एक चटाई और उसके साथ में लगने वाले जो संसाधन होते हैं बालवाड़ी चलाने के लिए, जगह उन्होंने ढूंढा, सर्वे उन्होंने किया। तो बताने की बात यह है कि बहुत सारे संसाधन हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि कोई और आके हमें संसाधन देगा और तब हम हमारे काम की शुरुआत करेंगे। कभी कभी हमारे आसपास जो संसाधन है उसको लेके अगर हम काम शुरू करते हैं तो काम बड़ा होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। जब काम बड़ा होने लगता है तो उसको मैनेज करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो रेनोवेट इंडिया ने काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार की है, चाहे वो प्रोग्राम मैनेजमेंट की बात हो, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात हो, या कंप्लायंसेस की बात हो। उसके बारे में निखिल जी बात करेंगे, मैं थोड़ा उस पर कम बात करता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें थोड़ा ज़रूरी है काम को बढ़ाने के लिए। इनोवेशन को बड़ा करने के लिए या ज़्यादातर लोगों को लेके जाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, लोकल लेवल पे जो संसाधन अवेलेबल है उसको लेके काम को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बाहर से अगर हम कोशिश करेंगे कि ले आए तो ले आ पाएंगे, लेकिन उसको सस्टेन करना आजकल बहुत मुश्किल है। तो लोकल लेवल पे कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बार बार आप लोग काम करिए, सोचिए और उसको उस तरह के योगदान को नकारिए ना। और तीसरी बात, अगर जो हम बात करें कि किसी भी एनजीओ को या चाहे वो सिटी में काम कर रहे हैं या सेमी अर्बन में छोटे शहर में काम कर रहे हैं या गांव में काम कर रहे हैं, हम बहुत सारे गांवों में काम करते हैं। प्रथम का बड़ा काम गांव में है, हमारा गांव नाम का हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है। फिर उसके साथ में हम लोग एक ई स्कूल का महाराष्ट्र में हम लोग काम करते हैं। तो हमने कोशिश की है कि लोकल लेवल पे कैसे अगर ये ई स्कूल की बात करें, माझी ई शाळा आम्ही मराठीत म्हणतो, महाराष्ट्रात आम्ही ते काम करतो आहोत। 10,000 शाळांसोबत आम्ही काम करतो, शासनासोबत काम करतो। हमारा हमेशा ये विचार रहा है कि जब कोई शिक्षा का काम करे, क्योंकि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, तो जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो, या फिर आप सिटी में काम करें तो कॉरपोरेशन हो, तो उनके साथ मिलकर काम करें। कोई भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करने पे थोड़ा जोर दे, क्योंकि जब तक जबकि वो हमारा काम नहीं है, हम वहाँ पर काम को सप्लीमेंट करने के लिए जाते हैं। सरकार की ये जवाबदारी है कि अगर शिक्षा का काम करें, वैसे ही हेल्थ हो, स्वास्थ्य की बात करें, और भी जो चीज़ें हम लोग सोचते हैं, तो उसमें ज़रूरी है कि सरकार के लोगों को, प्रशासन के लोगों को शामिल करें, उनके साथ मिलकर प्रोजेक्ट को क्रिएट करें और उसको उस जिले में या उस ब्लॉक में लेके जाए। ये जो 10,000 स्कूलों में हम लोग काम करें, उसमें हमने एक मॉडल तय किया है कि स्कूल लेवल पे हम सबको पता है कि एसएमसी होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, लेकिन हम उसके बारे में भी सबको पता है कि कितना अच्छे से काम करती है। ज़्यादातर समय जो लोग उसमें होने चाहिए ठीक तरीके से उसको समझ नहीं पाते कि किस तरह से करना है। तो पहले तो उनका ही ट्रेनिंग करना, उनकी लीडरशिप तैयार करना, लेकिन उसके साथ में, क्योंकि हम डिजिटल प्रोग्राम चलाते हैं, तो हमने उसके साथ में गांव के लोगों को, जिन्हें टीवी रिपेयर करना आता है, जिन्हें कंप्यूटर मोबाइल रिपेयर करने आता है, या फिर जिन्हें टेक्नोलॉजी के साथ में कुछ करने की इच्छा है, ऐसे लोगों का हमने गांव लेवल पे एक ग्रुप बनाया है। तो हमने
डिजिटल एजुकेशन को कोशिश की है कि उसको लोगों का कार्यक्रम बना पाए। तो गांव में जो भी इस तरह के लोग हैं उनको स्कूल के साथ जोड़ के डिजिटल एजुकेशन चलाने की जवाबदारी स्कूल की है, लेकिन उसको मेंटेन करने की जवाबदारी हमने गांव के इस तरह के युवक जो ज़्यादातर उसमें जिसको हम लोग नकार देते हैं कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी स्कूल में मेंटेनेंस करने के लिए, इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल रिपेयर करने वाले लोग ज़्यादातर सोचते कि ये क्या कर पाएंगे, लेकिन हमने इनकी टीम बनाई है और ये स्कूलों में सबसे बड़ा रोल है कि स्कूल के जितने भी डिजिटल डिवाइसेस है वो मेंटेन रहे। एक सर्वे करते समय हमने पाया था कि 50% तो डिवाइसेस दिए हैं, 45,000 स्कूल में डिवाइसेस हैं, लेकिन 50% स्कूल में काम ही नहीं करते। तो इनकी मदद लेके हमने इसको पूरा ऑलमोस्ट 100% के आसपास हमने पहले रिपेयर करवाया। पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, गांव के लोगों ने ही पैसे दिए। तो ये बताने की जरूरत है कि लास्ट माइल तक जाने के लिए हमको लोकल लेवल पे जो भी रिसोर्सेस है उन संसाधनों को अगर हम अच्छे तरह से मोबिलाइज कर पाते हैं, इकट्ठा कर पाते हैं, तो इस तरह के कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम करने में हमें आसानी हो सकती है। आप पहले एक ब्लॉक से शुरू करिए, जिले तक जाइए और फिर स्टेट तक जाने में कोई दिक्कत का सामना नहीं होगा, लेकिन इसको सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कुछ समय तक ये लोग आपके साथ रहेंगे, लेकिन उसको जोड़ के रखने के लिए आपको नई नई युक्तियाँ शुद्ध ढूंढनी होगी। पानी फाउंडेशन का काम सभी को पता है, भगवान यहाँ कहीं पर होंगे, हाँ यहाँ पीछे हैं, तो आप सबको पता है कि पानी फाउंडेशन का काम जिस तरह से चल रहा है, पेड कार्यकर्ता मतलब जो पेड स्टाफ है काफ़ी कम लोग हैं, ज़्यादातर ये कार्यकर्ता मतलब लोकल लोगों के, म्हणजे मराठीत आपण म्हणतो की लोकल लोकांच्या पुढाकारानेच सुरू झालेली ऑर्गनायझेशन आहेत काही लोक, पण ज्या पद्धतीने ते काम सुरू झालेलं आहे ते बघण्यासारखे आणि त्या प्रकारचे काम अनेक क्षेत्रात आपण सुरू करू शकतो आणि करण्याची गरज सुद्धा आहे। आणि सर्वात महत्त्वाचं की पुढच्या 10 वर्ष काय करायला पाहिजे, जे मुद्दे होते हे खूप सिरियस आहे। मी जे सुरुवात केलं म्हणजे जो मैंने शुरुआत की कि पैसे है या नहीं है, पैसे नहीं होने वाले हैं, समझिए। हमें लगते हैं सभी को लगता है कि यहाँ पर CSR से लोग आए होंगे, मतलब कंपनियों के लोग आए होंगे, कॉरपोरेट से लोग होंगे, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लोग होंगे, लेकिन आप उनको मिलिए, पूछिए कि पैसा कहाँ लगाना है, ये इसका निर्णय शायद उन्हें लेने के लिए मौका नहीं मिलता होगा। उन्हें भी पता चलता है कि हर कंपनी, हर कॉरपोरेट को कुछ न कुछ एक ऐसे निर्देश आ रहे हैं कि वो पैसे कहाँ लगाए जाए। तो हम आपको प्रपोजल लिखेंगे, तैयारी करेंगे, उनके पास जाएंगे, तो भी हमें पॉजिटिव रिप्लाई मिलना कम होने लगेगा। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें ये समझना होगा कि पैसे के बिना, जैसे हमने पहले काम शुरू किया था कि पैसे नहीं थे तब भी काम हम करते थे, उस तरह से सोचने, पैसे चाहिए लेकिन इतने ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए कि पैसे के बिना काम ही नहीं चल सकता है। अब ये बदलाव कैसे आ रहा है मैं बता रहा हूँ। पैसे आएंगे, लेकिन पैसे जहाँ जाने चाहिए वो हमें नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, थोड़े मिलेंगे, क्योंकि आपको और हमको सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन कहा जाएगा। समजून घ्या, लक्षात घ्या, हम हे जबाबदारीने बोलतोय, या मोठ्या मंचावरती सांगतोय। पैसे म्हणजे ते ठरवतील आणि आपल्याला काम देतील की तुम्ही हे ठरलेलं काम आहे, हे करणार असाल तर तुम्ही आमच्या सोबत आहात, तुम्ही हे करणार नसाल तर तुम्हाला कदाचित आम्ही काम देऊ शकणार नाही। हिंदी में बोलता हूँ निखिल भाई, आप उस समझ रहे हैं कि आपको तय करना मुश्किल हो जाएगा कि आप क्या काम करेंगे। तो ये आज़ादी खत्म होने वाली है। हमें जो करना है, जो काम हमने शुरू किया था, शायद वो कम होगी, तो उसको टिका के रखने के लिए जो हमें अच्छा लगता है काम, जो समाज की ज़रूरत है, जो आप लोग जानते हैं कि वहाँ की ज़रूरतें क्या है, उसको अगर ठीक ठाक उस काम को आगे ले जाना है तो हमें अपने लेवल पे ये तय करना होगा कि कम पैसे से हम उस काम को कैसे खड़ा कर सकते हैं। ये समझने की बात होगी। अगले 10 साल में ये बहुत बड़ा मुश्किल होगा। पैसे आएंगे लेकिन वो पैसे सारे लोगों तक नहीं पहुंचने वाले हैं, इसको समझना होगा, क्योंकि वो पैसे और कुछ कामों में जाएंगे, अच्छे कामों में जाएंगे, लेकिन लास्ट माइल तक, गांव तक जाने के लिए उसकी दिक्कत हमें दिखती है, क्योंकि जो पैसे दिख रहे हैं, जो खर्च हो रहे हैं, वो नहीं दिखता है कि वो लास्ट तक जा रहा है। वो कहीं ना कहीं शहरों में या बड़े दूसरे कामों में, सामाजिक काम में जा रहा है, लेकिन बड़े कामों में जा रहा है। मैंने ये बात यहाँ पर कहना जरूरी है कि रिनोवेट इंडिया ने जो पिछले 10 साल में काम किया, वो फोटो में देख रहा था,
एकदम शुरुआत में जो वीडियो में आया था कि एकदम पतला सा प्रथमेश, एकदम पतले से आलोक, 10 साल पहले मैं उस शुरुआत वाले उद्घाटन वाले दिन भी मैं वहाँ पर मौजूद था। मुझे नहीं लगा था, मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगा था कि ये 2-3 साल से ज़्यादा काम कर पाएंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में ना स्टार्टअप का एक ये निकल चला है कि हर कोई स्टार्टअप करना चाहता है, मुश्किल है, लेकिन इन लोगों ने 10 साल तक काम किया और मैं मिलते रहा इनसे। तो एक चीज जो समझ में आई कि ये बहुत, मराठी में बोलते चिक्कट बहुत मजबूती से अपने, एक तो अपने विचारों को मजबूती से रखते हैं और बहुत मेहनत से इन्होंने काम किया। 10 साल तक अगर टिक गए तो अगले 10 साल या अगले 25 साल 50 साल टिकना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि शुरुआत वाले फाउंडेशन के जो दिन होते हैं बहुत मुश्किल होते हैं। तो उन्होंने ये सीख लिया है कि किस तरह से लोगों के पास जाना है, इसीलिए शायद इतने सारे लोग आज यहाँ पर हैं। और मैं नंबर देख रहा था कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है, 3000 से भी अगर ज़्यादा NGOs के साथ उन्होंने कोई ना कोई काम किया है। तो इसका मतलब 30,000 लोगों तक तो पहुँचे ही पहुँचे डायरेक्ट, क्योंकि वो लोग हैं वहाँ पर, और इतने लोगों के साथ पहुँच के यहाँ पर बुला के ये काम करते रहना, ये सही में एक बार ताली जरूर होनी चाहिए पूरे रिनोवेट के लिए। जाते जाते एक बात बोल के मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि मैंने जो लास्ट मुद्दा कहा, पैसे कम होने वाले हैं, इस बात पे हम सबको सोचना चाहिए। अगर पैसे नहीं है तो हम अपने काम को, पैसे कम होंगे तो अगर पैसे कम है तो हम हमारे प्रोग्राम को किस तरह से रीडिज़ाइन कर सकते हैं, उसी के साथ में हम ज़्यादा लोग तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसके बारे में आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। और एक बात, जैसे अभी रिनोवेट इंडिया के बारे में मैंने कही, उसी तरह से, क्योंकि जब जड़ें मजबूत होती हैं, जब जड़ें मजबूत होती हैं तो पेड़ आंधियों में भी खड़ा रहता है और फल भी देता है। तो शायद रिनोवेट के लिए एक बार फिर से आप लोगों के जड़ इतने मजबूत है कि आज ये हम लोग देख रहे हैं कि इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, और इसी के साथ आप सारे लोगों को फिर से बधाई। मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।